दुरूद शरीफ पढ़ो। मैंने कल स्प्रिंग 23 होमवर्क दिया था। अच्छा, इसमें एक नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू वाला एक पॉइंट हुआ करता है, वो बता देता हूं। उसके अलावा एक चीज इसमें और होती है कि नॉर्मल लॉस में इंस्पेक्शन स्टेज या इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि परसेंटेज ऑफ आउटपुट है। वो जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगाते हैं वो तब लगाते हैं अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट हो तो इसमें परसेंटेज ऑफ आउटपुट पे लगना था। और नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू समझा देता हूं। अब तक जितने सवाल किए ना, उसमें हमें टोटल दिए उसमें स्क्रैप वैल्यू दी होती थी पर यूनिट। हम उसको फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें उन्होंने पर यूनिट नहीं दी, ये कहा कि जितने असल में यूनिट्स जाया हुए, सेल ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, वो टोटल इतने रुपए के बिके। तो हम एक्चुअल लॉस यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा और उसको यूज करें। फिर पहले सवालों में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट ऑलरेडी दी होती थी। अब आपको वो खुद पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो 4 मिलियन और 6 मिलियन रुपए दिए हुए हैं ये एक्चुअल लॉस के पैसे हैं। तो आप एक्चुअल लॉस के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकलेगा और उसको फिर यूज करेंगे। ये दो मसले हैं इस सवाल में बताने वाले। आप उसके अलावा बताइए जो पूछना है, जिन्होंने भी किया है सवाल, और आप बताएं जो पूछना है। कुछ नहीं पूछना? नहीं यार, कुछ भी नहीं तो पूछना है इसमें, या बस पता लग गया गलती? कुछ नहीं पूछना। और ये किया किसने है सवाल? अच्छा, बाकियों को जरूरी काम होगा कोई? अच्छा, परसों फिर वो एक्स्ट्रा क्लास है। और देखें, ये ना एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने आपको शुरू में भी कही थी कि वो 8-10 हो सकती हैं, तो इसलिए है, जरूरी है। अभी चूंकि मैं इस वीक में और अगले वीक में FR1 को चला रहा हूं ना, तो इसलिए कॉस्ट की मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं कर सका इस वीक में, तो इसलिए इस सैटरडे को रखी है बस। ये मैं संडे को कर सकता था, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ इतना था कि एक तो आप संडे को आते, दूसरा जो उन्होंने नहीं आना था उनको लेक्चर मिलते मिलते संडे की शाम रात हो जानी थी, तो इसलिए सैटरडे को कर रहा हूँ। जो लोग FR1 में भी रुका करते हैं तो हम तकरीबन कोई 4 को बजे शुरू कर लेते हैं, तो असर पढ़ के और बीच में मगरिब की ब्रेक ऑब्वियसली, तो वो फिर खत्म करते करते कोई 7:15 तक। तो आप फिर भी एहतियातन 7:30 का मार्जिन रखिएगा, और जिन्होंने घर वालों को पिक एंड ड्रॉप का कहना हो तो उनको 8 बजे का कहिएगा, और उनसे कह दीजिएगा कि 9 बजे तक अगर हम ना आए तो 10 बजे तक वेट करके तो 11 बजे आ जाए। अच्छा, जिन्होंने यहाँ फिजिकली नहीं होना तो उनको ना रिक्वेस्ट ही है भाई कि आप वो सुन लीजिएगा लेक्चर, क्योंकि मैंने मंडे को फिर उन्हीं को रेफर करना होगा। कराना है मैंने चैप्टर 5 और 6। हाँ 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 भाई, 2 छोटे छोटे चैप्टर। हाँ हाँ, 3.5 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं वो कराने मैंने, और उनको फिर मैंने मंडे को यूज भी करना है। तो इसलिए अगर यहीं बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो वो लेक्चर लेके आना यार, बहुत जरूरी है वो। और मंडे को मैंने वो रेफर करने हैं फिर, ठीक है? तो सैटरडे को, ये परसों वाला सैटरडे असर के बाद है जी। खाना नहीं, मैं घर जाके समझ कर ला, मैं खा लूंगा घर जाके, उसका तकल्लुफ रहने दें। तो सैटरडे को फिर परसों इंशाल्लाह है जी। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। हाँ
स्प्रिंग 10 होमवर्क है आज का, ये प्रोसेस 2 का केस 2। अच्छा, आप सारा सवाल ही छोड़ दें जिद करके अड़के कि नहीं ये तो आगे हो ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपको पहले वजह बता देता हूं। प्रोसेस 2 प्रोसेस का सवाल है, स्प्रिंग 10। ये होमवर्क है आज का, होमवर्क दे रहा हूं आज का, 2 प्रोसेस वाला सवाल है। जो पहला प्रोसेस है, पहला, उसमें मैं आपको बता रहा हूं, वो फिर आप जब करके आएंगे तो उसकी रीजन बताऊंगा। प्रोसेस ए में अज्यूम करना पड़ेगा हमें कि कोई ALAG नहीं है। स्प्रिंग 10 होमवर्क है, उसकी वजह कल बताऊंगा आप जब करके आएंगे। स्प्रिंग 10 होमवर्क है, स्मार्ट प्रोसेसिंग के नाम से होगा। अच्छा, बहुत तगड़ा सा सवाल है, 22 नंबर का, लेकिन अच्छा है। इसमें प्रोसेस ए प्रोसेस बी दोनों है। प्रोसेस ए बता रहा हूं, अज्यूम करना पड़ेगा कि ALAG नहीं है, उसकी वजह कल बताऊंगा जब आप करके आएंगे। स्प्रिंग 10 डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों सॉल्व करने हैं, और डिपार्टमेंट ए की अजम्पशन बता रहा हूं कि ALAG 0 है। ये बेटा होमवर्क है। अच्छा, कल हमने किया था जॉइंट प्रोडक्ट्स और सिर्फ उसके टुकड़े किए थे। चले अब एक खुद बना के फुल फ्लैज सवाल कर लेते हैं, फिर पास पेपर का भी कर लेते हैं। तो आप सवाल लिख लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सवाल लिखे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 kg, 2400 kg, और ये है 70% कंप्लीट। 70% कंप्लीट। कॉस्ट है इनकी मटेरियल 96,000 और कन्वर्जन 144,000। कन्वर्जन बताइए, ठीक है। करंट मंथ डेटा लिखें। करंट मंथ डेटा, करंट मंथ डेटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8,10,000, 8,10,000, और ब्रैकेट में लिखिए 18,000 kg, 18,000 kg। कन्वर्जन कन्वर्जन 1.4 मिलियन, 14 लाख। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, वो मुझे याद है ग्रुप में भी किसी बच्चे ने पूछा था, जब मैंने आपको परसों करवाया था ना केस 3, तो केस 2 और केस 3 में मेन फर्क ही यही है कि केस 2 में वो जो 0.5 की गहराई थी वो केस 3 में नहीं है। बस ये फर्क है, बाकी वैसा ही है। और ये आपको बात जबानी याद हो गई हुई है, इसके बाद आपको कभी ना इसको कभी लिखने की जरूरत पड़ेगी जिंदगी में। कबर में भी पूछेंगे तो आता होगा आपको ये सवाल। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेते। केस 3 बिल्कुल केस 2 जैसा ही सॉल्व होगा, सिर्फ वो जो मैंने आपको उसमें 0.5 और उसके वो लंबे चौड़े फार्मूले बना के जो कहानी बताई थी उसकी जरूरत नहीं, बाकी वैसा ही है सवाल। और उसकी रीजन भी मैंने बताई थी। क्या? हाँ, ये रिकॉर्डिंग में किसी बच्चे ने पूछा इसकी रीजन क्या है, किसी दूसरे ने कहा यार सर ने कोई रीजन नहीं बताया, सर ने कहा तुमने मान लिया। रीजन बताई थी मैंने,
जो केस 2 था उसमें दूध और मिल्क शेक फिजिकली डिफरेंट चीज बन रही थी। जो केस 3 था उसमें पहले भी वो चेयर्स ही की बात हो रही थी, उसके बाद भी वो चेयर्स ही की बात हो रही थी। तो इसलिए प्रोडक्ट का फर्क बन रहा था। तो केस 2 केस 3 में फर्क है। हाँ, आखिरकार जो फॉर्मेट्स और कैलकुलेशंस बताई हैं फिर याद वही रह जाते हैं, ये रीजंस तो भूल जाती हैं। तो इसलिए आप लोग फॉर्मेट्स वगैरह बिल्कुल किया करें फॉलो। अच्छा, कहां तक पहुंचे? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितना नहीं बताया। 1200 किलो, 1200 केजी, 1200 केजी, और ये है 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज है 40% इंस्पेक्शन स्टेज 40% है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 25 रुपए, ₹25 पर केजी, ₹25 पर केजी। और क्या रह गया? आउटपुट 18,100 केजी, 18,100, 18,100 केजी। Output comprises of 60% JPA और 40% JPB। 60% JPA है और 40% JPB है। JPA is sold at a price of 210, 210 per unit, 210 per unit after incurring selling cost of 10 per unit। 10 रुपए सेलिंग का खर्चा होता है और 210 का बेचते हैं। प्रोडक्ट बी is sold for 400 per unit, 400 रुपए पर यूनिट, आफ्टर इनकरिंग एनआरवी फ्यूचर है ना, तो इसलिए कल भी जो मैंने आपको 3 वैरायटियां दिखाई थी, हम जहां खड़े हैं यानी प्रोसेस 1 के एंड पे, उससे फ्यूचर ही देखते हैं कि इतने का बिकेगा, इतना खर्चा होगा। तो इसलिए एनआरवी के अंदर सेलिंग कॉस्ट भी ले रहे थे और अगर मजीद इंप्रूव करने पे खर्चा लगाना है वो भी फ्यूचर ही था। तो क्या लिखा? एट आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 60 रुपए पर यूनिट, 60 पर यूनिट। कल, अच्छा कल तो कोई किया ही नहीं 5 को, एफ को। चले एफ को मेथड है, एफ को मेथड है और आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी। यानी पहले जो नॉर्मल सवाल करते थे वो पूरा सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचना है, फिर वो करना है जो कल सिखाया था। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचना है। पता नहीं मैंने पहले क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचना है जैसे पहले सीखा था, फिर वहां से वो होगा जो कल सिखाया था। करिए। रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो पहले जो मैंने कल किया था, मैं आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स खुद बता रहा था, अब वो निकालनी पड़ेगी जैसे पहले सीखा है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक सवाल पहुंचेगा, उसके बाद फिर जो कल वाली मेहनत थी वो होगी। यानी पहले पूरा सवाल सॉल्व होगा ना, क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, वो सारा कुछ चलेगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे तो कल वाली जगह पहुंचेंगे।
सवाल क्या है करने को सबको?
मैंने स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनाने को नहीं कहा, मैंने तो बस सिर्फ दोनों की कॉस्ट पर यूनिट निकालने को कहा है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचना पड़ेगा, बाकी कॉस्ट ऑफ एएल, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अरे अब तो ऐसे ऐसे कर लेते होंगे यार, आप इतनी देर लगा दी। सवाल सबको कहा था करने को? चले, बस भी जिंदगी और काम भी है।
क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, इनपुट 18,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 40%। ये भी पिछले महीने इंस्पेक्शन हो गए थे और इनकी भी हो गई, इसलिए माइनस नहीं करता, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स रह गए यही 18,900। एक लाइन छोड़ के आउटपुट 18,100, 200 का एबनॉर्मल लॉस आ गया। और अगर सवाल में जॉइंट प्रोडक्ट हो ना, तो साथ साथ अब नई चीजें भी बताता जाता हूं। क्वांटिटी स्केड्यूल में ऐसे ही रखिएगा, आउटपुट ही लिखना है आपने। मैंने आपको बेशक 18,100 की बजाय ए और बी के भी किलो बताए होते हैं ना, उनको भी आप फिर भी ऐड करके 18,100 ही लिखते हैं। यहां पर आउटपुट ही लिखना है टोटल। हाँ, इसके बाद कंप्राइजेज ऑफ, वो अपने लिए जरूर लिख लें। ए इसमें से 60% है, 10, और बी 74। अगर मैं क्वेश्चन में आपको ये 18,100 की बजाय इन दोनों के किलो बताता, आप फिर भी इनको ऐड करके 18,100 ही यहां लिखते। क्वांटिटी स्केड्यूल में आउटपुट यही लिखना है। उसकी मैं ईपी में वजह बताता हूं आपको। इसके बाद आ गई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल और कन्वर्जन, एफ को है, फाइव को है। एफ को है तो कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन आएगी, वो ये 18,100, 18,100, ये दोनों में 100 ही आएंगे। ईपी बनाते हुए जेपी अलग अलग लिखने का कोई काम नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1200, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 75 है। 1200, 900, एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन 280 जी। 19,500, 19,080। मटेरियल कन्वर्जन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 96,144,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 8,10,000, 14 लाख। नॉर्मल लॉस की रिकवरी 900 इंटू 25, 22,500, 883,500, 19,500 और 19,080। तो कॉस्ट पर केजी बन गया 45.31, 8 0.92। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन पूरी नहीं पूछी, तो हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट चाहिए थी। अगर होता FIFO तो ये 4-5 लाइनों से आती। एफ को है तो ये एक ब्रैकेट से ही आ जाएगी। 18,100 इंटू ये दोनों 45.31 और 80.92 2 8 4 7 3। यहां तक अगर किसी को मसला है तो शर्म आनी चाहिए। फिर भी किसी को शर्म आ रही है तो पूछना दो। अब यहां से कल वाली मेहनत जो मैंने कल किया था वो ये फिगर दी होती थी। अब हम यहां से इसकी एलोकेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पहले टोटल NRV। ए 10860 इंटू
दो 2 10 minus 10 2 1 7 2 0 0 और B 7 2 4 0 400 minus 60 2 4 6 1 6 0 0 4 6 3 3 600। इस रेशो में हमने इस 2284 को बांटना है। जी 1070983 और वैसे तो आप रेशो में ही बांटें, लेकिन एक काम बचाओ स्टेप ये कर सकते हैं कि 2284 में से माइनस कर दें तो बाकी ये आ जाएगा 1213780। और पूछा था मैंने कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यहाँ केजीज में बताया हुआ है, तो कॉस्ट पर केजी बन जाएगा ए 1070983 डिवाइडेड बाय 10860 जी 99 98.5 क्या हो रहा है 98.62 और B 1213780 डिवाइडेड बाय 7240 167.6 हाँ जी, किसी का सही हो गया। अच्छा, अब ना एक आपको सिर्फ टैली करने के लिए एक बात बता रहा हूं नॉलेज के लिए। एक काम ये करिएगा कि ये तो मैंने एनआरवी रेशो में बांटा है, ये जो अभी बात बताने लगा हूं ऐसी नॉलेज के लिए एक चीज टैली करके दे रहा हूं बस। अगर यूनिट्स की रेशो में बांटते तो ये आंसर क्या आता? 6 आता, लेकिन कितना आता? मैंने ये पूछा है कि अगर एनआरवी की रेशो की बजाय यूनिट्स की रेशो में बांटे तो ये आंसर क्या बन जाएगा? अगर इस सवाल में रिक्वायर्ड होता कि रेशो एनआरवी की नहीं यूनिट्स की रेशो लेनी है तो इसका आंसर क्या होता, ये पूछ रहा हूं। 126.23 ये किसने सॉल्व किया है या नहीं बोले जा रहे? सॉल्व किया है। कौन सा दूसरा? वही होगा, इसको ऐड करिए। वन टू, ये क्या हो रहा है ना? कल किसका? नहीं, वो तो दोनों की सेम है ना। मैंने वो वाली वर्किंग पूछी है, उनको ऐड करें अगर ये, यानी ये अगर ये 126 कैलकुलेट किया है तो मेरा सवाल ये है सोचने के लिए कि ये कौन सी कॉस्ट पर केजी और ये कौन सी कॉस्ट पर केजी? नहीं, जब मैंने आपसे सवाल में रिक्वायर ही किया था कि कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें तो सवाल यही क्यों नहीं रोक दिया? ये कौन सा कॉस्ट पर यूनिट है? जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, उस वक्त हमने दोनों को एक जैसी चीज समझा हुआ है। ये हम दोनों को एक जैसी चीज समझते हुए कर रहे हैं, तभी तो अगर स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन पूछी होती तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे यही वाला रेट लगाते, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पे यही वाला रेट लगाते। तो ये जो हमारी नॉर्मल स्टेप्स के अंदर ये कॉस्ट पर यूनिट निकली है, ये इस बेस पे है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग नहीं है, सब एक जैसे, ये उस बेस पे निकली है। लेकिन एक बार हमें ये फिगर निकालनी जरूरी थी ताकि हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंच गए। अब इसको 2 में तोड़ा है, तो फिर अगर हम लोग यूनिट्स की रेशो में बांटते तो ये 126 उतना ही आ रहा होता जितना ये आ रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यूनिट्स की रेशो में बांटते हुए हम यही कह रहे होते हैं कि दोनों एक जैसे। तो जब दोनों एक जैसे हैं तो वो तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर ऊपर से कहीं ये बातें तो मैं भी बस कुछ, लेकिन ये भी तब है अगर एफ को हो 5 होता तो फिर इससे टैली ना हो रहा होता, फिर तो ये 3-4 लाइनों से मिलके बन रहा होता। ये सिर्फ एफ में ही वो चीज टैली करके बता रहा हूं। बस इस सारी बात से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये कॉस्ट पर यूनिट
इससे डिफरेंट इसलिए है या होनी चाहिए, या ये कि हमारा आंसर यहां इसलिए नहीं रुक गया कि हमने ये कॉस्ट पर यूनिट इस बेस पे निकाली है कि सब एक जैसा है, और ये ना निकालते तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। एक बार यहां तक पहुंचेंगे फिर आगे इसको हम प्रोडक्ट्स में बांट सकेंगे, और फिर जब प्रोडक्ट्स में बांट लेंगे फिर उनके हिसाब से असली वाली पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स का एक नॉर्मल सा सवाल, इसमें पीछे पड़ी हुई मुश्किलें सब शामिल बिल्कुल हो सकती हैं। ये प्रोसेस 1 की बजाय प्रोसेस 2 का भी सवाल हो सकता था। देखो ये तो बेटे ऐसे ही है, इसकी तो 2-3 वैरायटियां मैंने कल भी करा दी। अब बात यह है कि ये क्या है, तो इससे पीछे तो कुछ भी टेस्ट हो सकता है। यानी जो अब तक पढ़ रहे थे, ये प्रोसेस 1 नहीं प्रोसेस 2 का भी सवाल हो सकता था। तो उसमें भी जो आज तक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये एंड होता है ना, इससे पीछे तो सारी मेहनत होती है, तो वो सब भी बिल्कुल टेस्ट हो सकता है इसके अंदर। तो ये उसी की कंटिन्यूटी ही है मेहनत की। अच्छा, अब आपको बताता हूं बाय प्रोडक्ट, फिर हम इनके मिला के सवाल करते हैं। इस कैलकुलेशन में बता दें, कुछ पूछना है तो। हाँ, वो मैं किसी सवाल में लाता हूं ना आगे, तो उसको प्रेजेंट करके भी दिखा देता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होती, बल्कि लो अभी लो इस सवाल की रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो फिर उसको हम सॉल्व करते, ये सारी कैलकुलेशन तक तो करना ही होता, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये बनाएंगे, फिर ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर ही निकालता मैं, और फिर हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये लाल वाला ब्रैकेट 2284763, और इसके बाद ये वर्किंग में की हुई मेहनत का आंसर लिखते। बस सिर्फ ये फर्क पड़ता, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल के उसके नीचे ये टुकड़े भी तोड़ के दिखाते, बाकी वैसे ही है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो वैसे ही है। मटेरियल कन्वर्जन 1200, 45.31, 900, ये वैसे ही है जैसे पहले करते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंच के ये 2 लाइनों में तोड़ के दिखाना होता बस। अभी इसकी पास पर प्रैक्टिस चलेगी, आती रहेगी साथ साथ। अब आपको बताता हूं बाय प्रोडक्ट। दो से ज्यादा हाँ हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। नहीं, चैप्टर 5 और 6 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नहीं, जॉब कॉस्ट। गिड का मैंने क्लास में बता दिया था, 1 से लेके 8 तक चैप्टर, और 8 मैं डिसाइड करूंगा कि उसको एग्जाम में कितना हल्का पूछना है। मिट्टा मैंने बता दिया था चैप्टर 1 से 8 तक बताया था, मैंने कहा था 8 कितनी को एक्सटेंड तक रखना है वो फिर मैं तब डिसाइड करूं। इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो।
बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट चिकन ज़िबा किया और वो ले आए प्रोसेस में। यहां पर इसमें से लेग पीस अलग निकाल लिए, बोनलेस अलग कर लिया, विंग्स अलग कर लिए। ये हम अलग अलग प्रोडक्ट बेचते थे। उसके बाद जो रह गई छिछड़े, कलेजी, पोटा, उसको स्पेयर पार्ट्स कह लेते हैं, है जी। हाँ, गर्दन भी चले। तो जो इस प्रोसेस में हमने चिकन ज़िबा करके डाला था, तो इनको ज़िबा इसलिए किया था ताकि छिछड़े हासिल हो सके। ये मेन प्रोडक्ट थे, ये मेन प्रोडक्ट थे। ये भी प्रोडक्ट हैं क्योंकि शौर्मे वालों को भी तो बेचना है इन्होंने कुछ ना कुछ। भाई ऐसे थोड़ी बड़ा इतने का और वाकई बड़ा इतने का, वो ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो अच्छा चले, शौर्मे ना सही, कोई बर्गर कबाब सही। और ये चीज अच्छा चले आप ना खाएं, एनिमल फीड में डाल देते हैं। तो अब ये सब चीजें भी आउटपुट हैं, लेकिन और प्रोडक्ट है क्योंकि ये सेल होती हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस की मेहनत ये नहीं थी, ये तो बाय द वे बन गई। तो इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। यानी सारी मेहनत हो रही होती है मेन प्रोडक्ट के लिए। मेन प्रोडक्ट नहीं, गलती से नहीं बन जाते ये जो मेन प्रोडक्ट। अच्छा, इसको मैं वेस्ट भी नहीं कह रहा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में और खासतौर पे ये जो एनिमल से रिलेटेड चीजें होती हैं, में वेस्ट कुछ भी नहीं होता। इवन के ये जो जिसमें फसलें इस्तेमाल होती हैं, उनका भी सब कुछ अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बनता है और बिकता है। तो ये भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन मेन मकसद ये नहीं था। तो जो मेन मकसद था वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल हुए तो ये क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। और जो इन मेन से डिफरेंट है वो बाय प्रोडक्ट है। आपको बताया होगा, यानी आपने खुद नहीं पहचानना कि मेन प्रोडक्ट है कि बाय प्रोडक्ट है, आपको तो बताया होगा कि बाय प्रोडक्ट। तो ये होता है बाय प्रोडक्ट। अब चूंकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो यहां पर होने वाली सारी मेहनत यानी कॉस्ट फिर इन्हीं को एलोकेट करनी है। फिर इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, चूंगे में बन गया, इसकी फिर कोई कॉस्ट है, ये चूंगा है, सारी कॉस्ट उनकी है, लेकिन इसकी कोई तो अकाउंटिंग करनी है। तो इसकी अकाउंटिंग मैं भी लिख के देता हूं सारी,
सिर्फ और सिर्फ याद रखने में आसानी हो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी वैसी सी है जैसे नॉर्मल लॉस की कर रहे होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये नॉर्मल लॉस है, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट उससे मिलता जुलता है जैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है। तो क्या ट्रीटमेंट है, वो अब तक जितनी वर्किंग्स पड़ी उन सब में ट्रीटमेंट करके दिखाता हूं। बाय प्रोडक्ट होता क्या है वो आपको कहानी दोबारा सुना देता हूं कि जो प्रोसेस का आउटपुट है उसमें जो मेन प्रोडक्ट लेना हमारा मकसद था, ये उसके अलावा है जो साथ बन गया। क्योंकि बिकेगा इसलिए प्रोडक्ट है, लेकिन मेन मकसद ये नहीं था, तो ये बाय प्रोडक्ट। इसकी जितनी वर्किंग्स शुरू से अब तक की हैं उन सब में एक एक करके बताता जाता हूं। ये अगर लिखना है और कुछ थोड़ी बहुत कहानी लिखनी है तो लिख लें, फिर मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं। चले नोट कर लिया। बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट बता रहा हूं, एक एक करके चलते हैं। हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल है। ये आउटपुट है, ये एक आउटपुट, लेकिन क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने इसको आउटपुट नहीं कहना, क्योंकि अगर आउटपुट कह दिया तो क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ये एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा और इसको भी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। नहीं, इसको नहीं कॉस्ट एलोकेट करनी, तो इसकी क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर ये आउटपुट नहीं होगा। जैसे नॉर्मल लॉस इधर माइनस हो रहा होता है ना, तो वैसे ये इधर माइनस होगा। बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स यहां माइनस होंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये नॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन इसके साथ सलूक वैसा सही हो रहा होगा जैसे नॉर्मल लॉस के साथ होता है, उससे मिलता जुलता सलूक होगा। क्यों मिलता जुलता होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस की भी कोई कॉस्ट नहीं होती और इसको भी कोई कॉस्ट अलॉट नहीं होती। इसके बाद क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इसके यूनिट्स नहीं आएंगे, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी इसका कोई काम नहीं है। क्या कहूं उसको, कोई काम नहीं है, नथिंग, नो ट्रीटमेंट, नो, नेवर, नहीं, जो मर्जी कह ले। इन दोनों में बाय प्रोडक्ट नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी कहीं नहीं है और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी कहीं नहीं है। फिर बनाते हैं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से पहले बनाते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो जैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह इसकी भी एनआरवी
स्क्रैप वैल्यू इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कोई स्क्रैप थोड़ी है, इसको हम इज्जत दे रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं इसको, इसलिए एनआरवी। बाय प्रोडक्ट की एनआरवी यहां से हो जाएगी माइनस। स्क्रैप वैल्यू नहीं कह रहे इसको क्योंकि स्क्रैप नहीं है, स्क्रैप तो कबाड़ होता है, चूंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए एनआरवी कह रहा हूं। तो जो वर्किंग्स अब तक हम बनाते आए हैं, यहां बाय प्रोडक्ट का ये दो जगह काम है, क्वांटिटी स्केड्यूल में आएगा और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए मटेरियल में से ये इसकी एनआरवी लेस हो जाएगी। क्या समझ आया इससे? ये बाय प्रोडक्ट आगे एक प्रोसेस में जाएगा, वहां से पढ़ लिख के C+ बन जाएगा। तो ये जो बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 1 के सवाल में ये एज बाय प्रोडक्ट है, प्रोसेस 2 के सवाल में ये ट्रांसफर इन है। प्रोसेस 2 का सवाल करते हुए ये ट्रांसफर इन है, तो उस ट्रांसफर इन के यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन क्या होगी? ये वाली फिगर, ये जो फिगर है ना, ये it will be considered as cost of units transferred in for process 2। और अगर ये बाय प्रोडक्ट बस सिर्फ सेल ही होता है तो फिर ये बात नहीं हो रही। ये बात ही तब हो रही है अगर ये बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी और डिपार्टमेंट में जाता है, तो इस डिपार्टमेंट का सवाल करते हुए ये ट्रांसफर इन है, और वो जो वहां फिगर उसकी एनआरवी लिखी है वो इसके लिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन है।
क्या जी? आखिरी नोट दोबारा बता दूं, मैंने कहा है कि अगर तो इस बाय प्रोडक्ट को हमने बस आगे बेच ही देना है तो जब इसकी एंट्रीज पढ़ाऊंगा ना तो इसका जिक्र तब आएगा। लेकिन अगर ये पढ़ने लिखने के लिए अगले प्रोसेस में जाता है और वहां पर बड़ा सी बन के निकलता है तो फिर प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए ये ट्रांसफर इन कहलाएगा ना, और जब ये ट्रांसफर इन कहलाएगा तो P2 का सवाल सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन भी कोई होनी चाहिए, तो वो ये वाली फिगर होगी। जो प्रोसेस 1 का सवाल सॉल्व करते हुए हमने यहां फिगर इस्तेमाल की होगी, उस टोटल फिगर को इसका सवाल सॉल्व करते हुए हम ये कहेंगे। ये कहा है। अच्छा, इसका ना कल मैं पहले खुद से बना के सवाल कराता हूं और फिर इसके पास पेपर के सवाल करते हैं कल। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।